नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ भारतीय इतिहास के अंतर्गत मुगल साम्राज्य पर आधारित वीडियो श्रृंखला का अगला भाग लेकर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बाबर के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना था। आइए आज हम लोग उससे आगे जानने का प्रयास करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बाबर के आरंभिक जीवन, उसके सैन्य जीवन, उसका जो आरंभिक लड़ाई था भारत पर आक्रमण करने से पहले, उसके बारे में विस्तार से जाना था। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए उसके उत्तर भारत पर चढ़ाई के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले उसने 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई जीती, जिसका चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में ऑलरेडी कर रखा है। उसके बाद खानवा के युद्ध की चर्चा भी हम लोगों ने सविस्तार की है। आज हम लोग चंदेरी पर आक्रमण का यानी चंदेरी के युद्ध के बारे में जानेंगे। मेवाड़ विजय के पश्चात बाबर ने अपने सैनिक अधिकारियों को पूर्व में विद्रोहियों का दमन करने के लिए भेजा, क्योंकि पूरब में बंगाल के शासक नुसरत शाह ने अफगानों का स्वागत किया था और समर्थन भी प्रदान किया था। इससे उत्साहित होकर अफगानों ने अनेक स्थानों से मुगलों को निकाल दिया था। बाबर को भरोसा था कि उसका अधिकारी अफगान विद्रोहियों का दमन करेंगे, अतः उसने चंदेरी पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। चंदेरी का राजपूत शासक मेदिनी राय खंगार खानवा का युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था और अब चंदेरी में राजपूत सत्ता का पुनर्गठन हो रहा था। चंदेरी पर आक्रमण करने के निश्चय से ज्ञात होता है कि बाबर की दृष्टि में राजपूत संगठन अफगानों की अपेक्षा अधिक गंभीर था, अतः वह राजपूत शक्ति को नष्ट करना अधिक आवश्यक समझता था। चंदेरी का अपना एक व्यापारिक तथा सैनिक महत्व भी था। वह मालवा तथा राजपुताने में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त स्थान था। बाबर ने सेना चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी थी, उसे राजपूतों ने पराजित कर दिया। इससे बाबर ने स्वयं चंदेरी जाने का निश्चय किया, क्योंकि यह संभव है कि चंदेरी राजपूत शक्ति का केंद्र बन जाए। उसने चंदेरी के विरुद्ध लड़ने के लिए 21 जनवरी 1528 की तारीख को घोषित किया, क्योंकि इस घोषणा से उसे चंदेरी की मुस्लिम जनता का जो बड़ी संख्या में समर्थन प्राप्त होने की आशा थी और जिहाद के द्वारा राजपूतों तथा इन मुस्लिमों का सहयोग रोका जा सकता था। उसने मेदिनी राय खंगार के पास संदेश भेजा कि वह शांतिपूर्ण रूप से चंदेरी का समर्पण कर दे तो उसे शमशाबाद की जागीर दी जा सकती है। मेदिनी राय खंगार ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। राजपूतों ने भयंकर युद्ध किया और राजपूती वीरांगनाओं ने जौहर किया, लेकिन बाबर के अनुसार उसने तोप खाने की मदद से एक ही घंटे में चंदेरी पर अधिकार कर लिया। उसने चंदेरी का राज्य मालवा सुल्तान के वंशज अहमद शाह को दे दिया और उसे आदेश दिया कि वह 20 लाख दाम प्रति वर्ष शाही कोष में जमा करे। अब हम लोग चर्चा करेंगे घाघरा के युद्ध के बारे में। बीच में मोहम्मद लोदी बिहार पहुंच गया और उसने 1 लाख सैनिक एकत्रित करके इसके बाद अफगानों ने पूर्व क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। महमूद लोदी चुनार तक आया। ऐसी स्थिति में बाबर ने उनसे युद्ध करने के बाद जनवरी 1529 ईस्वी में आगरा से प्रस्थान किया। अनेक अफगान सरदारों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन मुख्य अफगान सेना, जिसे बंगाल के शासक नुसरत शाह का समर्थन प्राप्त था, जो गंडक नदी के पूर्वी तट पर थी, बाबर ने गंगा नदी पार करके घाघरा नदी के पास अफगानों से घमासान युद्ध करके उन्हें पराजित किया। बाबर ने नुसरत शाह से संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन किया। बाबर ने अफगान जलाल खान को अपने अधीन किया, जो उस समय बिहार का शासक था, और उसे आदेश दिया
कि वह शेर खां को अपना मंत्री रखे। अब हम लोग बाबर के अंतिम दिनों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि अपने पुत्र हुमायूं के बीमार पड़ने पर उसने अल्लाह से हुमायूं को स्वस्थ करने तथा उसकी बीमारी खुद को दिए जाने की प्रार्थना की थी। इसके बाद बाबर का स्वास्थ्य बिगड़ गया और अंततः वो 1530 ईस्वी में 48 वर्ष की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसकी इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, पर पहले उसे आगरा में दफनाया गया। लगभग 9 वर्षों के बाद हुमायूं ने उसकी इच्छा पूरी की और उसे काबुल के राजा राम जाट ने दफना दिया। बाबर को फरगना का शासक उसकी दादी दौलत बेगम की वजह से मिला था। बाबर जो था उसको फरगना का शासन उसकी दादी दौलत बेगम की वजह से मिला था। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी। जब उसने काबुल को जीता था उसके बाद उसने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर ने तोप खाने का भी प्रयोग किया। बाबर ने तुगलमा युद्ध प्रणाली पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनाई। यह प्रणाली उसने उज़्बेकों से सीखी थी। तुगलमा नीति जो थी वह उज़्बेकों से उसने सीखी थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई जीतने के पीछे का कारण है कि बाबर के पास 2 प्रसिद्ध निशानेबाज और तुगलमा नीति का प्रयोग उसने किया था। बाबर के सेना में 2 बहुत ही बड़े प्रसिद्ध निशानेबाज थे और उसके साथ साथ उसने एक नई युद्ध नीति जो उज़्बेकों से सीखी थी जिसका नाम है तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। और यही कारण रहा था कि उसकी छोटी सेना भी अहमद शाह अब्दाली के बहुत बड़े सेना के आगे भारी पड़ी थी और वह पानीपत युद्ध को जीतने में सफल रहा था। तो दोस्तों, हमने अभी तक जाना बाबर के बारे में। अब आगे हम लोग हुमायूं के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जानने का प्रयास करते हैं। हुमायूं एक मुगल शासक था। प्रथम मुगल सम्राट बाबर का पुत्र नसीरुद्दीन हुमायूं, जिसका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुई और वह 27 जनवरी 1556 को मृत्यु को प्राप्त हुआ था। यद्यपि उनके पास साम्राज्य बहुत साल तक नहीं रहा, पर मुगल साम्राज्य की नींव में हुमायूं का योगदान है। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने 29 जनवरी 1530 में भारत की राजगद्दी संभाली और उसके सौतेले भाई कामरान मिर्जा ने काबुल और लाहौर का शासन ले लिया। बाबर ने मरने से पहले ही इस तरह से राज्य को बांटा ताकि आगे चलकर दोनों भाइयों में लड़ाई न हो। कामरान आगे जाकर हुमायूं के कड़े प्रतिद्वंदी बने। हुमायूं का शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्सों पर 1530 से 1540 और फिर 1555 से 56 तक रहा। भारत में उसे शेर शाह ने इसे बेलग्राम के युद्ध में पराजित कर दिया था तथा उसे बाद में निर्वासित होना पड़ा था। उसने निर्वासन का कुछ समय काबुल, सिंध, अमरकोट में बिताया। अंत में ईरान के शासक तहमास्य के पास शरण ली। ईरान के शासक की मदद से उसने काबुल, कंधार में मध्य एशिया के क्षेत्रों को जीता। उसने 1555 ईस्वी में शेर शाह के अधिकारियों को हराकर एक बार फिर दिल्ली, आगरा पर अधिकार कर लिया। 1556 में उसकी मृत्यु दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर हो गया। इसके साथ ही मुगल दरबार की संस्कृति भी मध्य एशियन से ईरानी होती चली गई। हुमायूं के बेटे का नाम जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर था। हुमायूं की मृत्यु के समय उसका इकलौता पुत्र अकबर पंजाब के कालानौर में था। उसे वहीं पर शासक घोषित कर दिया गया। 1556 में जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ तो उसका साम्राज्य दिल्ली, पंजाब आदि के क्षेत्रों तक ही सीमित था। बिहार पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। अकबर के राज्याभिषेक के समय बिहार में अफगान के करनी वंश का शासक था, जिसके संस्थापक
ताज खां करनानी थे। अकबर के समय बिहार का प्रमुख सुलेमान खां करनानी थे, जिसका अकबर के साथ मित्रवत व्यवहार था। अकबर के साथ उनका काफ़ी मित्रवत व्यवहार था। सुलेमान खां करनी की मृत्यु के बाद बिहार के प्रमुख दाऊद खां करनानी थे। बिहार के प्रमुख बने वो, और इसने अकबर के साथ मित्रवत व्यवहार नहीं रखा। यह मुगल शासकों के नाम से खुतबा पढ़ना बंद करवा दिया। 1574 में अकबर ने बिहार पर आक्रमण किया, जिसमें दाऊद खां करनानी भाग गया। बिहार का अंतिम अफगान दाऊद खां करनानी थे, जिसमें बिहार भी एक था। बिहार का अंतिम अफगान दाऊद खां करनानी थे। 1580 में अकबर ने बिहार को एक सूबा घोषित किया। मुगल साम्राज्य में कुल 12 सूबा बने, जिसमें बिहार भी एक था। अकबर ने बिहार के पहले सूबेदार मिर्जा अजीज कोक को नियुक्त किया। हुमायूं की जीवनी का नाम हुमायूं नामा है, जो उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है। इसमें हुमायूं को काफ़ी विनम्र स्वभाव का बताया गया है, और इस जीवनी के तरीके से उन्होंने हुमायूं को क्रोधित और उकसाने की कोशिश भी की है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे अकबर के बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों।